नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है ईएमआरएस के लिए तो इस टॉपिक को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि रिवीजन है तो ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसके अंदर व्यक्ति को वाक्य लिखते समय सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर। अगर बच्चा इस प्रोसेस को फॉलो करता है इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सबसे पहले यह जानना अनिवार्य है कि सब्जेक्ट क्या है, और जब आप सब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो आपको याद रखना है कि यदि सब्जेक्ट को पहचान लिया तो आप उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो प्रयोग करेंगे इसी पर आधारित आपके पास में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं तो ये सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा टॉपिक इसी पर आधारित है। याद रखना सब्जेक्ट के स्थान पर आपको किसी भी व्यक्ति का नाम मिल सकता है यानी नाउन मिल सकता है, और नाम आपके पास में एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद में नंबर 2 पर आप मेरे साथ पढ़ेंगे प्रोनाउन का हिस्सा, जिसमें आई, वी, यू और दे ये 2 कैटेगरी बटती हैं, जिसमें एक प्लूरल की कैटेगरी आती है यानी ये बहुवचन की कैटेगरी में आते हैं, याद रखना है। और इसके बाद में ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर एक वचन का है नाम है और अगर सिंगुलर है तो वो आ जाएगा, जाहिर सी बात है, सिंगुलर की कैटेगरी में। जब आप इन दोनों चीजों को अच्छे से पहचान लेंगे, जब इन दोनों चीजों की पहचान कर लेंगे कि हाँ भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तब इसके बाद आता है आपका दूसरा आवश्यक पॉइंट यानी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहले जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। बच्चा डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, ये मोडाल्स शुरू हो गए हैं। विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब को केवल अगर बांटे तो डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 4 कैटेगरी है। इसमें अगर आपको अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट के चलना है, यदि आपको प्लूरल सब्जेक्ट के चलना है, यदि आपका पास में सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको याद रखना है या बाद में याद रखना है, क्या याद रखना है कि जिस सहायक क्रिया के पीछे एस नहीं है वे सभी सहायक क्रिया प्लूरल कैटेगरी में आती हैं। जिसके पीछे एस नहीं है, ये पहचान बना लीजिए, यानी जिस वर्ब के पीछे या हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस नहीं है वे सभी कहलाएंगी क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको यूज करना है डू, आर, हैव, वर या गो। और जब आपके पास में सब्जेक्ट एक वचन होगा, सब्जेक्ट आपके पास में सिंगुलर होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा डज, इज, हैज, वॉज या फिर गोज। ये आपको याद रखना है। ये बस इतना सा सिस्टम अगर आप याद रखते, इतना सा हिस्सा याद रखते, केवल एक इतना सा पॉइंट कि सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर लिया और सिंगुलर और प्लूरल को फोकस कर लिया, आपका इस टॉपिक से अब जो आगे 50 से 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें एक भी गलती नहीं होगी। तो शुरू में कुछ बेसिक नियम बताएंगे, फिर हम सीधा क्वेश्चन के जरिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आ जाता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर किसी बच्चे को सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कर्ता।
जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सब्जेक्ट, उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। सबसे पहला पॉइंट है। अब सब्जेक्ट अगर ढूंढना है, सपोज करो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट तो बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, तो सब्जेक्ट की कोई कंडीशन नहीं है कि सबसे पहले आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि मुझे सब्जेक्ट फाइंड करना है तो मैं कहां करूंगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ब को फोकस कीजिए, वर्ब को फोकस कीजिए। वर्ब कैसे पता चलेगा? जिस वर्ब के पीछे ईडी लगा होगा, जिसके पीछे आईएनजी लगा होगा, या फिर जिस वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, ये पहचान आप करिए और उस वर्ब से पूछिए एक्शन कौन कर रहा है। इस वर्ब से पूछिए एक्शन कौन कर रहा है। जब आप पूछेंगे कौन एक्शन कर रहा है तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण हमने लिखा, राधिका वॉज बीटन, और सॉरी ऊपर एक एग्जाम्पल रह गया, आवर इंस्टीट्यूट कंडक्ट ऑनलाइन कोर्सेज। भाई हमारा जो टारगेट अभी संस्थान है ये ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट कराता है। अब इसमें वर्ब ढूंढनी है। वर्ब क्या है? कंडक्ट करना। कंडक्ट करना कौन कंडक्ट कराता है? हमारा संस्थान कंडक्ट करता है। अब संस्थान क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यदि एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में एस या ES आएगा, यानी सब्जेक्ट पहचान लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में आपने लगा दिया एस या ES। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सब्जेक्ट फाइंड करना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अब आता है, जरूरी नहीं सब्जेक्ट शुरू में हो, अंत में भी आ सकता है, जैसा मैंने 2 मिनट पहले बताया था। अब 2 मिनट पहले बताया था तो वाक्य देखिए, सेंटेंस में कहा गया राधिका वॉज बीटन। बीटन होता है पीटा जाना, बाय हर मदर। राधिका को उसकी माता के द्वारा पीटा गया। अब अगर कोई सब्जेक्ट ढूंढता है इसमें, अब अगर कोई ढूंढता है इसमें सब्जेक्ट, तो चलिए फिर से बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो पहले वर्ब को ढूंढिए। वर्ब क्या है भाई? बीटन। हिंदी में जिस चीज के पीछे, जिस शब्द के पीछे ना लग जाता है वह शब्द बन जाता है वर्ब। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, मरना, जीना, हंसना, बोलना, कुछ करना, ये सभी शब्द आपके वर्ब कहलाएंगे, याद रखना। अब वर्ब में अगर फिर से सवाल पूछिए, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, तो इस बार सब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा हर मदर। अब सब्जेक्ट आ जाएगा हर मदर। इस बार वाक्य जो है अंत में सब्जेक्ट लेकर आ रहा है। अब अंत में सब्जेक्ट लेकर आ रहा है तो जब वाक्य का सब्जेक्ट अंत में होता है तो वह वाक्य बन जाता है बच्चा पैसिव वॉइस। पहली बात, जब वाक्य का सब्जेक्ट अंत में आ जाएगा तो बन जाएगा पैसिव वॉइस। ऐसे वाक्यों के अंदर सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट के आधार पर यूज होती है। लिख लीजिएगा, अनिवार्य है, जरूरी है ताकि आगे सवालों में दिक्कत ना आए। ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट के आधार पर सहायक क्रिया आती है, किसमें? जो पैसिव वॉइस के होते हैं। अब यहां पर पीटा गया है, किसको पीटा है? राधिका को पीटा गया, तो राधिका यहां पे ऑब्जेक्ट है, एक्शन नहीं कर रही है, इस पर एक्शन हो रहा है। तो ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। राधिका एक वचन है तो इसके अनुसार हमने वॉज का प्रयोग किया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अ ब्लेड कैन बी यूज्ड फॉर शेविंग। एक ब्लेड का प्रयोग शेव करने के काम में आता है। एक ब्लेड का प्रयोग, सर चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, कहता है अ ब्लेड कैन बी यूज्ड फॉर शेविंग। अ ब्लेड का मतलब क्या हो गया? एक ब्लेड सब्जेक्ट है, प्रयोग किया जा सकता है किस चीज के लिए? शेविंग के लिए। यहां पर अगर सब्जेक्ट ढूंढते तो क्या प्रयोग होना है? ब्लेड। ब्लेड प्रयोग होना है तो यहां पर पोजीशन भी सब्जेक्ट की है, कार्य भी सब्जेक्ट का है। पहला काम आपको प्रत्येक वाक्य में ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को 2 प्रकार ढूंढ सकते हैं, जीवित है, व्यक्ति है, इंसान है तो हु से ढूंढेंगे, और अगर नॉन लिविंग है तो आप इसका प्रयोग व्हाट से ढूंढ सकते हैं। नॉन लिविंग है तो इसका प्रयोग आप ढूंढ सकते हैं व्हाट से। याद रखिएगा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। इन 2 परिस्थितियों के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ
सवाल से पहले वर्ब को देखते हैं। वर्ब को देखते हैं क्या होती है। बच्चा वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब को कहते हैं किसी भी कार्य का करना या होना, पाया जाना। कार्य का करना या होना, पाया जाना। वर्ब की बात करते हैं तो दो हिस्सों में वर्ब बंटता है। पहला हिस्सा इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब में दो वर्ब आती हैं। पहली आती है आपके पास में मोडाल्स और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। ये दो आती हैं। ये आती हैं वर्ब में मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अभी हमने बताया तीन कैटेगरी में बंटता है, डू, डज और डिड। दूसरी कैटेगरी आती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये बस लास्ट पॉइंट है, फिर सवाल करेंगे बहुत सारे और इसके बाद आ जाएगा हैज, हैव, हैड। ये तीन कैटेगरी आती हैं आपके पास। सबसे पहली इसे कहते हैं सहायक क्रिया। इस क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। पहला हिस्सा याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ इसका संबंध देखा जाता है सब्जेक्ट के साथ में। अब आ जाता है पॉइंट नंबर दूसरा। याद रखिएगा मोडाल्स को सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कैन, कुड हो गया, मे, माइट हो गया, विल, वुड हो गया, शेल, शुड हो गया। इनको सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर यूज नहीं किया जाता है। ये रिवीजन का पार्ट ध्यान से सुन लीजिएगा। रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगी, सिर्फ सुनना है आपको। तो इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल पर आधारित नहीं होता। जैसे अभी हमने यूज किया, एक ब्लेड का प्रयोग शेव करने के लिए किया जा सकता है, तो ब्लेड यहां पर सिंगुलर है, लेकिन मोडाल्स में कभी कोई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट लगेगा केवल हेल्पिंग वर्ब पर और कहीं नहीं लगेगा। इतना आपको ख्याल रखना है। अब आ जाता है दूसरा हिस्सा, आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब का, मेन वर्ब में आपके पास में सिर्फ इस सब्जेक्ट के टॉपिक में, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में सिर्फ एक चीज समझनी है और वो है आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वे शब्द जिसके अंत में ना लगा हो खाना पीना वाले वर्ड, या ये कहिए जिस कार्य को करने के लिए आपके शरीर को मूव होना पड़ता है, घूमना पड़ता है, हिलना पड़ता है, किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक मूवमेंट करनी पड़ती है। तो जब शारीरिक मूवमेंट करनी पड़ती है तो उसे एक्शन वर्ड्स कहते हैं और एक्शन वर्ड्स को क्रिया बोला जाता है। एक्शन वर्ड्स को क्रिया बोला जाता है। और क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया की तीन फॉर्म्स बंटती हैं मेजरली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन आजकल के यूज देखते हैं तो फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली और फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस वाली बन जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। गोइंग, अब सॉरी हमने गलत लिख दिया, गॉन आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा और गोज आ जाएगा। अब इधर एक छोटा सा पॉइंट याद रख लीजिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चे याद रखेंगे सिर्फ एक पॉइंट, फिर टॉपिक खत्म। बेसिक पहला रूल समाप्त हो गया। क्या रूल है कि यदि बिना हेल्पिंग वर्ब के, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, अगर कहीं पर कोई वर्ब आती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब यानी बिना सहायक क्रिया के जब वर्ब आती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब प्रयोग होगी जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं कि सब्जेक्ट यदि बहुवचन है, बहुवचन है यानी सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट यदि एक वचन का है, संज्ञा यदि एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब की ये वाली फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस वाली प्रयोग होगी। सिर्फ इतना याद रखना, सिर्फ इतना बेसिक रूल याद रखना है। दैट्स इट। क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद में, अब इसके बाद में बेसिक क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे। अब यहां पर सबसे पहला रूल आपको मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट, सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट। मैंने आपके सामने यहां दो वाक्य लिखे, दो वाक्य लिखे, इन दोनों वाक्यों में सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया। आपने इसमें ढूंढना है केवल सब्जेक्ट।
फाइंड सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, जिसके आधार पर सहायक क्रिया प्रयोग है। सिर्फ इतना सा काम कीजिए, 10 सेकंड का समय है। इन दोनों वाक्यों को पढ़िए और देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है। टेक योर टाइम, हरी अप, जल्दी से देखिए सब्जेक्ट क्या है। क्या कमेंट है भाई? सर हेल्पिंग वर्ब का यूज टेंस के अनुसार बदलता है ना? हाँ, टेंस के अनुसार बदलता है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक रूल, टेंसेस हम पढ़ाएंगे बाद में। इसमें जल्दी से देखिए सब्जेक्ट क्या है, जल्दी से देखना है, सब्जेक्ट देखना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी ढूंढ पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू फाइंड द सब्जेक्ट? प्लीज मेक इट फास्ट, यू हैव 10 सेकेंड्स, डोंट मेक लेट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सबसे पहली बात करें तो सब्जेक्ट एक वर्ड नहीं है। यहां पे सब्जेक्ट में वर्ड की जगह लिखा हुआ है फ्रेज। पहला पॉइंट तो ये ध्यान दीजिए, फ्रेज किसको कहते हैं? जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर करें चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर करें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा तो उसे सब्जेक्ट फ्रेज या ऑब्जेक्ट फ्रेज कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि सहायक क्रिया जो यूज हो रही है वो इस पूरे फ्रेज के लिए है। सहायक क्रिया इस पूरे सब्जेक्ट के फ्रेज के लिए, लेकिन पजल यहां पर क्या है? पहेली है। पहेली है, ये अनकाउंटेबल की तरह दर्शा रखी है, लेकिन यहां पर इसके लिए फ्रेज का यूज किया गया, द पीसेस ऑफ। तो मेन सब्जेक्ट आपके पास में क्या हो गया? पूरा सब्जेक्ट फ्रेज, और सहायक क्रिया यूज हो रही है पीसेस के अनुसार। तो वेयर आर, अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने यूज की हेल्पिंग वर्ब बहुवचन, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी प्लूरल। पहला पॉइंट क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक समझ में आ जाए तो जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया करते जाइए, वीडियो लाइक कीजिए। बहुत सारे बच्चे जुड़े वीडियो लाइक नहीं करते, मेहनत तो करते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते, तो प्रयास कीजिए, थोड़ी हमारा भी सपोर्ट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, फिर से सब्जेक्ट फ्रेज पढ़ते हैं। यहां तक हमारे पास ये है पूरा सब्जेक्ट का फ्रेज। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सब्जेक्ट फ्रेज। बच्चा यहां से, दोस्तों यहां से स्टार्ट हुआ द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड साइंस, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड साइंस, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड साइंस की बात हो रही है। अब स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी हो गया सब्जेक्ट, और लैंग्वेजेस और साइंस जो है इसका पार्टिटिव हो गया, इसका पार्टिटिव हो गया। आप इसे सब्जेक्ट फ्रेज ही समझिए, आप इसे सब्जेक्ट फ्रेज ही समझिए, और कुछ नहीं, सब्जेक्ट फ्रेज ही समझिए। पॉइंट नंबर 1 है सब्जेक्ट के बाद में जो चीज उसकी व्याख्या करे या उससे सब्जेक्ट जनरेट हो वो बन जाएगा आपका पार्टिटिव, याद रखना। तो स्टडी यहां पे सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, उसके लिए सहायक क्रिया हमने यूज करी इज। अब इस बात को बहुत छोटे कंसेप्ट पे समझ लीजिए। छोटा सा कंसेप्ट क्या है? एग्जामिनर बच्चे को पजल करने के लिए सब्जेक्ट यहां पे लिखेगा, और यहां पर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 पॉइंट लिख सकता है। पहला एट्रीब्यूट कर सकता है। एट्रीब्यूट का अर्थ होता है अतिरिक्त जानकारी दे सकता है। एट्रीब्यूट कर सकता है या फिर पार्टिटिव कर सकता है। पार्टिटिव करेगा तो पार्टिटिव करने के लिए उसे प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना ऑफ लैंग्वेजेस, तो ये पार्टिटिव है। और अगर एट्रीब्यूट करना है तो उसको यूज करना पड़ेगा कुछ ऐसे शब्द जैसे हु, दैट या फिर विच, ऐसे शब्द लिख करके अतिरिक्त जानकारी देगा। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में, एक बार सब्जेक्ट की जानकारी पूरी होगी तो ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब देगा, जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिया। अब बच्चे को यहां पर सब्जेक्ट नहीं मिलता तो वो हेल्पिंग वर्ब तक पहुंच ही नहीं पाता, वो पजल रहता है कि कहां गया कहां गया, तो गड़बड़ है। घबराना नहीं, आसानी से बनेगा। इस कंसेप्ट को समझ लो। अगला सवाल इसी पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल हमारे पास में ये आ गया। अब सवाल आपको पढ़ना है, 10 सेकंड का समय है, एक बार पढ़िए फिर हम उत्तर देंगे, ठीक है जी।
बिल्कुल 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 दीपा सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल है आपके पास, ही वॉक्ड 5 माइल्स, ही वॉक्ड 5 माइल्स। अब इस सवाल को देखना है, यहां पे पहला स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक है, वह व्यक्ति 5 मील चला। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉक हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ही वॉक्ड 5 माइल्स, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट यहां पे समाप्त हो गया, एक पॉइंट यहां पे समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पर, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, विच। विच क्या है भाई, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, सर्वनाम यूज होता है नाउन के लिए। अब विच क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन आ रहा है ऑब्जेक्ट के लिए। अब 5 माइल्स के लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अब यहां पे हमारा सवाल अटक जाएगा कि यहां पर ये इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा या आर आएगा। अब अगला पॉइंट यहां पे अटक गया कि भाई यहां पे इज आएगा या आर आएगा, आपको इधर कंसीडर करना है। अब कंसीडर करना बहुत आसान है, 10 सेकंड का समय लगेगा। अगर यूनिट आपके सामने है, अगर वो यूनिट रुपए की हो, अगर यूनिट वो किसी चीज की मेजरमेंट हो, यानी कि किसी भी चीज को मेजर कर रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर केसेस में वो सिंगुलर कंसीडर होती है, वो प्लूरल कंसीडर नहीं होती, वो प्लूरल कंसीडर नहीं होती। तो विच के बाद में इज आएगा, आर नहीं आएगा। 5 मील चला, तो चला तो एक पाथ पे, सिंगुलर पाथ पे चला, पाथ पे चला, एक्शन हुआ, लेकिन बटा नहीं, बटा नहीं, तो वो रह गया सिंगुलर। विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस, जो बहुत ज्यादा ग्रेट डिस्टेंस है। फॉर अ मैन लाइक हिम, उस व्यक्ति के लिए। हिम फिर से आ गया भाई, हिम यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, हिम उस व्यक्ति के लिए। हु, अभी पीछे चलिए, पीछे चलिए, ये देखिए मैंने क्या बोला था, हु, दैट और विच सदैव पीछे वाले शब्द को डिफाइन करता है। तो फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे फिर से आ गया हु, हु यानी कि वह व्यक्ति जो केवल बूढ़ा ही नहीं बल्कि बीमार भी है। हु इज, हिम है ना, हिम के लिए बच्चा इज आ गया। हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। एग्जामिनर बच्चे को परेशान करने के लिए डिफिकल्टी लेवल जानकर बढ़ाता है। एक वाक्य में 3 वाक्य हो गए, ध्यान दीजिए। पहला यहां से शुरू हुआ, ही वॉक्ड 5 माइल्स, फिर इस 5 माइल्स को दिखाने के लिए पूरा एक एट्रीब्यूट किया, यहां तक एट्रीब्यूट किया, तो यहां पर इसको कंपाउंड सेंटेंस बना दिया और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक और जोड़ दिया। तो एक तरीके से सेंटेंस के अंदर दूसरा और तीसरा वाक्य ऐड किया गया। तो यह बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पजल करेंगे, होना नहीं है, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चा जल्दी से देखना है, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि टॉपिक समाप्त करना है। ये क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, जल्दी से ये क्वेश्चन देखिएगा कैसे ये सवाल होगा। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। टू पास द एग्जामिनेशन, सही उत्तर क्या है जल्दी से बताइए। मेक इट फास्ट, सही उत्तर बताइएगा। सवाल बहुत शानदार तरीके से होगा। सबसे पहला सेंटेंस है नॉलेज, नॉलेज के बाद में क्या है, प्रीपोजिशन। तो बच्चा जी मैंने आपको बताया था क्या कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आएगा वो सदैव ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा और सहायक क्रिया कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता। अब ये पार्टिटिव है, ये सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट यहां पे है नॉलेज, अब नॉलेज को बनाया गया है तो नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल किसको कहते हैं, जिसे गिन नहीं सकते, और जिसे गिन नहीं सकते वह सदैव सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर रहेगा तो आपके पास में यहां पर जो आर है इसकी जगह आ जाएगा इज, तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नहीं हो एक बार दोबारा देखना, समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, यह भी उसी बात पर है, इसके लिए मैं समय नहीं देता, मैं रीड करता हूं, उत्तर दीजिएगा। पहला सवाल है, रोमांटिसिज्म की बात हो रही है। रोमांटिसिज्म आप जानते हैं ईरा होता है, इंग्लिश में लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकोली, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आप जानते हैं यहां पे क्या आएगा,
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद में जो सहायक क्रिया हो उसको फोकस करना है। रोमांटिसिज्म एक वर्ड है जिसे देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो ये तो हो गया सिंगुलर। तो रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर, यहां तक खत्म हुआ सब्जेक्ट का पार्ट, सब्जेक्ट का पार्ट। तो आर नहीं आएगा, is the reason for insensitivity of those suffering from depression, of those suffering from depression। आसान सवाल है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये नियम समाप्त, पहला नियम समाप्त। नियम नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, टाइप वाइज सवाल करेंगे। नियम नंबर 2 कहता है, एंड का नियम है भाई। एंड के बहुत सारे नियम होंगे, मैं केवल 2 कंसेप्ट बताऊंगा। पहला कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट हम बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि जब 2 संज्ञा या 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो सदैव वे बहुवचन कहलाते हैं। तो ये राम और श्याम अगर है तो आगे बहुवचन वर्ब लगेगा, हम ये जानते हैं, हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं, काम खत्म। ये नियम नहीं पढ़ा रहा हूं, जो बचपन से पढ़ा वो नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़कर आए वो नहीं पढ़ाऊंगा, जो नहीं पढ़ा वो रिवाइज कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, राम एंड श्याम वाला नहीं पढ़ा रहे अब। लेकिन यहां देखिए, जब 2 सिंगुलर नाउन जुड़े होते हैं एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब बहुवचन आती है। तो वर्ब बहुवचन यानी प्लूरल आती है। लेकिन यहां पर ये बट का कंसेप्ट समझना है, बट का कंसेप्ट समझना है, लेकिन वाला हिस्सा समझना है। सवाल क्या है? अब सवाल है कि द प्रिंसिपल, एक आर्टिकल है, प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर। आर्टिकल जब एक लगा हो, इस लाइन को सभी बच्चे समझना, आर्टिकल का अर्थ क्या होता है? ए, एन और द, ए, एन और द। ठीक है जी, ए, एन और द, ये आर्टिकल है। आर्टिकल का जब प्रयोग होता है एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करके, जब या एक संज्ञा को लिख करके दूसरा आप एंड जोड़ते हैं और दोबारा आर्टिकल लिखने की जगह संज्ञा ही लिख देते हैं, वो भी सिंगुलर एक वचन। तो ये ध्यान देना है कि दोनों मिलकर क्या एक ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं या अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब जैसे हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो आपने नोटिस किया होगा, कई बार प्रिंसिपल जो होता था स्कूल का, प्रिंसिपल जो होता था स्कूल का, वो खुद भी मैथ्स पढ़ाता था या साइंस पढ़ाता था और प्रिंसिपल भी होता था। तो हम उसे मैथ्स टीचर भी कहते थे और प्रिंसिपल भी कहते थे, दोनों बातें होती थी। यानी एक ही व्यक्ति के पास में 2 पोस्ट होती थी, एक ही व्यक्ति के पास 2 पोस्ट होती थी। जब एक ही व्यक्ति है, 2 पोस्ट है, तो सिंगल आर्टिकल से काम चलाया जाता है। सेम इस सवाल को पढ़ना है, द लॉ, आप ऊपर देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर, ये जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो हैज नॉट कम, सही है यहां पर, हैज नॉट कम टू द स्कूल टुडे, आज नहीं आया। कौन नहीं आया? प्रिंसिपल और साइंस टीचर, जो एक ही व्यक्ति हैं। अगर मुझे इन्हें 2 दिखाना है तो मैं 2 जगह आर्टिकल लगाऊंगा, द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर, 2 जगह आर्टिकल लगाऊंगा, उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल है, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये दोनों एक ही चीज है, तो इन द स्टेट इज अंडर कंट्रोल। अगला सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक ही पार्ट है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगला, हार्ड वर्क एंड लक इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। इतना सा पार्ट है, इतना सा पार्ट है। अब इसके सवाल देखते हैं, जल्दी से बोर्ड पर देखिए, रैंडम क्वेश्चन नहीं है, टाइप वाइज है, आसानी से बनाएंगे। सवाल देखते हैं। अब सवाल है, सेक्रेटरी, एक आर्टिकल है, एक सब्जेक्ट यहां पर है सेक्रेटरी, एंड का यूज है, और यहां पे प्रिंसिपल का यूज है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। अब यहां पर आगे सिर्फ इतना ही तो सवाल है हमारा कि आर आएगा या इज आएगा। अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट कलेक्ट्रेट, यहां पर कहता है कि एक व्यक्ति जो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है कॉलेज का, सेक्रेटरी भी है, प्रिंसिपल भी है कॉलेज का, क्या कर रहा है? अटेंड कर रहा है मीटिंग। किसकी मीटिंग है? डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग है। तो उत्तर आपके पास बन जाएगा कि यहां पर इज आएगा, आर नहीं आएगा। आसान है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये,
आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी कि थकान या तंगी या सुझाव, मतलब परेशानी किसकी, ऑफ। ऑफ के बाद क्या है, सारा क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑफ द डिफिकल्टीज, वेक्सेशन एंड एंग्जाइटी। लेकिन मेन सब्जेक्ट तो स्ट्रेन ही है, मेन सब्जेक्ट स्ट्रेन है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा बदलना है सहायक क्रिया को, जो भी आ जाएगा वॉज। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेते हैं, ठीक है। बट माई अटेम्प्ट्स आर 80% करेक्ट, व्हाट टू डू, प्लीज गाइड। I'll tell you after only 2 minutes। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, नियम बदलते हैं। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, नियम नंबर 3 है। 4 ही नियम पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे, फिर हम केवल करेंगे क्वेश्चन, फिर हम टाइम नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास में अगला सवाल आता है बच्चा जी, ध्यान देने योग्य बात है, क्या है, यदि आपके पास में 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए इन सभी शब्दों से, यहां से लेकर ये शब्दों की लिस्ट है, ये शब्दों से जुड़े हुए हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं किनसे, इन सभी सब्जेक्ट से, इन सभी कंजंक्शन से। तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट नंबर 1 के अनुसार ये आपको पूरी पीडीएफ टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो रिवीजन करने के बाद में आपको आसानी हो जाएगी रिवीजन करने में, तो लिखने से ज्यादा सवाल को समझना है। देखो लिखा हुआ है कि जब 2 सब्जेक्ट जुड़े हो इन शब्दों से, सहायक क्रिया फोकस होगी सिर्फ और सिर्फ पहले सब्जेक्ट की संख्या के अनुसार, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज नहीं होगी। तो ध्यान देते हैं क्या कहता है भाई। सबसे पहला वर्ड है अनलेस, नो लेस देन, नथिंग बट, एज वेल एज, और भी बहुत सारे। अब सवाल देखते हैं, माय सिस्टर, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1। अनलाइक, औरों की तरह नहीं, माय ब्रदर्स, माय ब्रदर्स हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स, मेरे भाइयों की तरह नहीं, केवल सिस्टर की बात हो रही है। विशेज, विशेज यानी ये हो गया वर्ब के साथ एस या ई एस। क्यों आया है एस या ई एस, क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है, सब्जेक्ट नंबर 1 यहां पे एक वचन है। जब एक वचन होगा तो सहायक क्रिया या जो क्रिया यूज होगी उसी के अनुसार फोकस करना है, याद रखिएगा। माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर विशेस टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग, मेरे को विश करते हैं कि मेरा करियर अच्छा चले इंजीनियरिंग में। असलियत में क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से पढ़ते हैं। असलियत में, इधर ये दोबारा से बताता हूं, प्लीज इसको फोकस कीजिए, बहुत समझ में आएगा, इजी है। असल में ये वाला हिस्सा जो है ये ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, ये यहां पे लिखने जाने वाला सब्जेक्ट है। एग्जामिनर बच्चे को केवल पजल करता है, कंफ्यूज करता है, इसलिए वो बच्चे को उठा करके सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट जोड़ देता है। अब पढ़िए, माय सिस्टर विशेस टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग अनलाइक माय ब्रदर्स। अनलाइक माय ब्रदर्स यहां आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, बच्चे को पजल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, द एक्ट्रेस, याद रखना। अच्छा, दूसरा एक और कंसेप्ट है, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो चिंता मत करना, आसानी से एक और ट्रिक बताते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको कॉमा दिखाई देगा और ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा जहां खत्म होगा वहां भी कॉमा दिखाई देगा। इस कॉमा से पहचान लगा लीजिएगा कि मेन सब्जेक्ट के तुरंत बाद में कभी कॉमा नहीं आता है, मेन सब्जेक्ट के तुरंत बाद में कॉमा नहीं आता है, ये बात ध्यान रखें। तो द एक्ट्रेस कॉमा, कॉमा है तो सीधा आ जाओ वर्ब पर। द एक्ट्रेस इज इनवाइटेड टू द फंक्शन, एक्ट्रेस को फंक्शन में बुलाया गया, किस किस के साथ भाई, उसका मैनेजर भी आया और उसके दोस्त लोग भी आए। तो इसी बात पर बढ़ते हैं सवाल पर। अभी तक इतना समझ में आया तो एक बार थम्स अप का निशान दिखा दो, और डाउट है तो दोबारा बता देंगे। थम्स अप का निशान दिखा दो अगर समझ में आ गया है तो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक बार जल्दी से इशारा कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, पहले वाले में कॉमा नहीं है, 90% में कॉमा आता है, ये मैंने खुद पीडीएफ बनाया, तो एक आध जगह थोड़ा सा मेरी वजह से मिसप्रिंटिंग है, अदरवाइज एग्जाम में आएगा ही आएगा कॉमा, ठीक है। सवाल आगे देखते हैं, भाई सबको समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल देखते हैं, बहुत शानदार है अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत ही आसान। द पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है पॉलिटिकल लीडर की, और पॉलिटिकल लीडर के बाद में यहां पे वर्ड आता है एज वेल
एज, एज वेल एज से पहले है सब्जेक्ट नंबर वन, एज वेल एज से पहले है सब्जेक्ट नंबर वन, पॉलिटिकल लीडर्स, और इसके बाद में क्या है, हिज रेटिन्यूज, हिज रेटिन्यूज। अब आपको इसका उत्तर ना भी समझ में कोई दिक्कत नहीं, उसके फॉलोवर्स, उसके पीछे चलने वाले लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे सब्जेक्ट वन के अनुसार आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट टू के अनुसार नहीं, तो उत्तर आपका देना आसान हो जाएगा। और आर की जगह बच्चा जी क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल, इज आ जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। इज गोइंग ऑन हंगर स्ट्राइक, यानी पॉलिटिकल लीडर इज गोइंग ऑन हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट, विरोध करना है अगेंस्ट दिस अननेसेसरी प्राइस हाइक, यानी महंगाई जो बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है, फोकस किया जा रहा है और हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल है, जल्दी से, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, पहले आपको बताना पड़ेगा, 10 सेकंड का समय, 10 सेकेंड्स है, आप इसे पढ़िए और उत्तर दीजिए। आंसर देना है जल्दी से। प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट नंबर वन है, अलॉन्ग विद कनेक्टर है, हिज अटेंडेंट सब्जेक्ट नंबर टू है जिसको फोकस नहीं करना है, और आपको लगाना है इज कमिंग टुमारो। बहुत आसान है, सभी विद्यार्थियों का उत्तर बन जाएगा सेकंडों के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला एक सवाल और है, इसमें आपको पहले तो सब्जेक्ट ढूंढना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, तभी आप हेल्पिंग वर्ब को सॉल्व कर पाएंगे। पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढ पाएंगे। सवाल कहता है अलोंग, अलोंग क्या है भाई, एक कनेक्टर है, अलोंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली। अब अलोंग के बाद तो सब्जेक्ट नंबर टू आता है, सब्जेक्ट नंबर वन तो आता नहीं है, और आर का प्रयोग हो रहा है। अब आर किसके अनुसार आ रहा है हमें नहीं पता, आर सीन, चलो जी ठीक है, आर सीन, सब्जेक्ट क्या है नहीं पता, तो सबसे पहले वर्ब से पूछो क्या देखा गया, कौन देखा गया, ये दो चीजें ढूंढोगे, पूछोगे, तो आपके पास में वाक्य का सब्जेक्ट मिल जाएगा, वाक्य का सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, बहुत छोटी, सेवरल स्मॉल बट ब्यूटीफुली सिचुएटेड लोकेलिटीज दिखाई दी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली में दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए, छोटी छोटी लोकेलिटीज दिखाई दी, लोकेलिटीज दिखाई दी, तो यहां पे सेवरल स्मॉल लोकेलिटीज हमारा मेन सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट नंबर वन। अलोंग विद या ठीक है ना, अलोंग द ईस्टर्न पार्ट। अब ये बहुत सारी चीजें यहां पे दिखाई दी, तो और छोटी छोटी लोकेलिटीज है, तो आर का प्रयोग यहां पे बिल्कुल सही है। दिल्ली इज नहीं आएगा, ये गलत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से नहीं पढ़ा, आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सवाल का सब्जेक्ट है सेवरल स्मॉल, सेवरल यानी बहुत सारी, छोटी छोटी लोकेलिटीज देखी गई, वो लोकेलिटीज क्या है, वो लोकेलिटीज का नाम बताने के लिए इन्होंने इतना सारा कुछ लिख दिया, इतना सारा कुछ लिख दिया, लक्ष्मी नगर, प्रीति विहार, शकरपुर, जो भी लिख दिया, तो लोकेलिटीज सब्जेक्ट है, तो आर का प्रयोग गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। जल्दीबाजी में उत्तर मत कीजिए, सवाल को ध्यान से पढ़िए, पीडीएफ मिलेगा, रिवाइज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अंतिम नियम की तरफ, अंतिम नियम फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, अंतिम नियम है फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब लास्ट एक पॉइंट है, 5 वर्ड याद रख लीजिए, 5 वर्ड कौन कौन से हैं बच्चा जी, सबसे पहला है ईदर और, ये है पहला कंजंक्शन, पेयर कंजंक्शन कहते हैं इसको, पेयर कंजंक्शन कहते हैं इसको, पेयर कंजंक्शन, दो कंजंक्शन जब जुड़कर आती है, इसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन सदैव पेयर में यूज होती है। तो पहला पॉइंट आता है यहां पे, क्या आता है, ईदर और, दूसरा पॉइंट है नीदर नॉर, एक पॉइंट बच्चा आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक वर्ड है बट ऑल्सो, और एक कंजंक्शन आ गई और एक आ गई नॉर। ये 5 वर्ड याद रख लीजिए, 5 वर्ड याद रख लीजिए, इसके बाद में उत्तर 100% बन जाएगा। 5 वर्ड में हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, नियरेस्ट के अनुसार आता है। कई टीचर लोग जो पढ़ाते हैं बच्चे को, वो कहते हैं सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, नहीं आएगा।
आएगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा, नियरेस्ट सेकंड है तो सेकंड, नियरेस्ट फर्स्ट है तो फर्स्ट। ये लाइन याद रखना, भूलना मत, नहीं तो कहोगे मोहन सर ने बताया था, लिखा नहीं, पेपर में आ गया भाई, सवाल में गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए चिंता नहीं करनी, समझना है ध्यान से। अबे चल जाए यार, सवाल आता है, ध्यान से पढ़ना है। सवाल क्या है? ईदर जेम्स और जॉन। ईदर जेम्स सब्जेक्ट 1 है और जॉन सब्जेक्ट नंबर 2 है। अंतिम नियम सवाल करेंगे इसके बाद में, याद रखना। ईदर जेम्स और जॉन इज टू बी प्रमोटेड। इन दोनों में से एक विद्यार्थी को प्रमोट करना है। ईदर जेम्स और जॉन्स इज टू बी प्रमोटेड, बिल्कुल सही वाक्य है, कोई गलती नहीं है। नीदर यू, ना तो तुम ना ही वो, ना तो तुम ना ही वो, तो आएगा इज टू टेक अप दिस टास्क। ना तो तुम्हें यह काम करना है, ना ही उसको यह काम करना है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। तीसरा, आइदर द सीएम और द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सवाल ध्यान दीजिए, मिनिस्टर्स की बात आ गई, बहुवचन हो गया, नियरेस्ट सब्जेक्ट है, आर का प्रयोग सही है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। अगला अंतिम पार्ट आता है, आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो ऐसी परिस्थिति में आई हमारा सेकंड सब्जेक्ट, तो एम का प्रयोग होगा, ये बात याद रखिएगा। अब आपके पास में कुछ क्वेश्चन है। अबे लाइन पकड़ते हो बे, चलो सवाल है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना है। एक बार इसे रीड कीजिएगा, एक बार इसे रीड कीजिएगा। सवाल है हमारे पास में, नॉट ओनली द टीचर्स। सब्जेक्ट नंबर 1 है बच्चा, टीचर्स की बात हो रही है, ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। आप जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यानी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट की कोई इधर जरूरत नहीं है। फिर आया बट ऑल्सो। बट ऑल्सो क्या है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है? द स्टाफ। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी जेनरियस एंड जेनरियस के बाद सपोर्टिव। सपोर्टिव साथ देने वाला ऑफ द स्टूडेंट्स। जल्दी से देखिए सही उत्तर क्या बनेगा। 10 सेकेंड है आपके पास में। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कितने विद्यार्थी ढूंढ पाएंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन एक ही है, आपको 10 सेकंड दिए हैं, ध्यान से पढ़िए। जो जो बच्चे रह गए आंसर सबको देना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, स्टाफ एक बहुवचन शब्द है। स्टाफ एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है, स्टाफ एक नहीं होता है, स्टाफ बहुवचन होता है, कभी भी ये सिंगुलर नहीं होता। लेकिन 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 स्टाफ के मेंबर्स को अगर बांट कर दिखाओगे, यानी कलेक्टिव नाउन को बांट कर दिखाओगे, तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर प्लूरल की बात अलग करेंगे, लेकिन स्टाफ की बात कर रहे हैं, यहां पे स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो इज वेरी जेनरियस नहीं आएगा, आर वेरी जेनरियस आएगा। ऑल्सो के बाद में सिंगुलर नहीं आएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। टीचर्स की बात होती है तो ध्यान से पढ़िए सवाल को। नॉट ओनली द टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट प्लूरल है, कोई बात नहीं, स्टाफ की बात हो रही है। स्टाफ को पहले चलिए जल्दी से बताइए स्टाफ क्या है। स्टाफ जल्दी से बताइए स्टाफ क्या है। स्टाफ को देखकर बताइए स्टाफ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। मेक इट फास्ट, हरे अप। स्टाफ क्या है? स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है। सबसे पहली बात साहनी जी ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन की बात होती है, ये बात याद रख लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन की जब बात होती है तो कलेक्टिव नाउन की बात होती है तो वो सिंगुलर होता है अगर कॉम्पैक्ट एक्शन है, सारे मिलकर यूनाइटेड एक्शन कर रहे हैं
तो सिंगुलर है, यदि बट रहा है तो प्लूरल है, नॉन कॉम्पैक्ट है, नॉन यूनाइटेड है यानी डिवाइडेड है, तो ऐसे में एक्शन यदि डिवाइड है तो वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन स्टाफ जो होता है काफी सारे लोगों को बोला जाता है, स्टाफ कभी भी सिंगुलर कंसीडर नहीं होता है, तो ये हमेशा प्लूरल होगा, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल बहुत अच्छा, जल्दी से 10 सेकंड में आंसर देना है। सवाल है नीदर और नोर वाला। जैसे ही नीदर दिख जाए नोर दिख जाए, ओपिनियन बन जाएगी, सब्जेक्ट 1 के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट नंबर 2 के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखते हैं जल्दी से क्या उत्तर है, देखते हैं जल्दी से क्या उत्तर आएगा। हरे अप, सवाल है आपके पास में, नीदर द लीडर नॉर द प्राइम मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी एंड करप्शन रैम्पेंट। रैम्पेंट होता है एकदम से बढ़ना, एकदम से विस्फोटक हो जाना, रैम्पेंट बढ़ना इन द कंट्री। तो सवाल में प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है ना, तो इज रिस्पॉन्सिबल नियरेस्ट सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है, नियरेस्ट को फोकस किया जाता है। अगला सवाल, अब मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। अब आपके पास में ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी क्लास में जितने संभव हो पाएंगे अगले 10 मिनट में हम सवाल कराएंगे। इसमें 20 से 30 सवाल बचेंगे जो पीडीएफ के जरिए टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सभी बच्चों को वहां जुड़ना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है, उत्तर बहुत जबरदस्त होंगे, ये बात ध्यान रखना। आंसर मिलेंगे लेकिन पढ़ोगे तो। अगला सवाल है दैट सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी में एक आर्टिकल है, एंड द ट्रेजरर, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है। अब मुझे नहीं पता दो है या एक है, आपको देखना है। अगला वर्ड है विच स्टार्टेड एट शार्प 8 o'clock इन द मॉर्निंग, जो शुरू हुई 8 बजे। जल्दी से उत्तर देखिए, सही उत्तर क्या मिलेगा। कृष्णा ध्यान से पढ़ो भाई, है उसमें, मैंने डाल रखी है, मैंने पीडीएफ डाली है कल वाली, अब वाली तो डेली डाल ही रहा हूं मैं पर्सनली, पुरानी वीडियोस में देखा है, पूरा पढ़ ही नहीं पाया कमेंट, चलो कोई बात नहीं। सवाल आता है भाई यहां पे एक आर्टिकल है तो वॉज नोट आ जाएगा और कोई वर्ड नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखिए। अ फ्यू किलोमीटर बियॉन्ड दैट विला वॉज सीन 2 एलियंस। कुछ किलोमीटर दूर उस विला से एलियन दिखाई दिए, जो किसके साथ थे, अमेरिकन और रशियन लोगों के, रशियन साइंटिस्टों के साथ में थे। जल्दी से देखिए सही उत्तर क्या बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट ढूंढना है क्या है इसमें। पीडीएफ देखो, कमेंट बॉक्स में जहां आप कमेंट कर रहे हैं ना, वहां पे सबसे ऊपर एक लिखा हुआ आ रहा है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी, उसको क्लिक करेंगे तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है, सब्जेक्ट के लिए 2 ही वर्ड आएंगे, पहला आ जाएगा हु या फिर आ जाएगा व्हाट। 2 वर्ड ढूंढेंगे तो वर्ब से आपको उत्तर मिल जाएगा। वर्ब क्या है बच्चा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी शब्द होगा वो चांसेस हैं कि वर्ब हो, चांसेस हैं वर्ब हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये है वर्ब, वर्ब है देखना, देखा, देखना, क्या दिखा भाई, क्या दिखा, तो क्या दिखा, तो आपको एलियंस दिखे, एलियंस दिखे, ये एक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट भी कैसा है बच्चा, प्लूरल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसी परिस्थिति में वॉज नहीं आएगा, वर आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तेजी से बढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल की क्लास में पूरे नाउन की रिवीजन होगी, आज का टॉपिक हम यहां पे इसे एंड करेंगे, कल की क्लास में नाउन की रिवीजन होगी, ये बात याद रखिएगा, पूरे नाउन की रिवीजन करेंगे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और कोई टॉपिक चाहिए तो बता दीजिए, लेकिन कल नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा। सवाल है इट इज अ वेल नोन फैक्ट, एक वाक्य यहां तक है, क्या फैक्ट जानकार है, ये पुराना फैक्ट है, सब जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट के बाद में अगला पॉइंट आता है, कहता है अपर मिडिल क्लास जो है इनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है गरीब के लिए। अब गरीब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और दबे कुचले व्यक्तियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अब आ गया तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य क्या है, हु आर द रियल विक्टिम
विक्टिम ऑफ द सिस्टम, वे लोग जो सिस्टम का सबसे ज्यादा रियल विक्टिम है, सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा विक्टिम है, जहां पे इनको सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। तो सही उत्तर देखना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखना है, 3 वाक्य मैंने बता दिया भाई, वाक्य को डिवाइड करना भी जानिए ताकि आसानी रहे। अब पहला वर्ड है इट के बाद इज का आना अनिवार्य है, बहुत साधारण है, इट के बाद इज आएगा, सिंपल सा पॉइंट है। वेल नॉन फैक्ट दैट, क्या तथ्य जानकार है, कनेक्टर, कनेक्टर के बाद चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास क्या है, एक तरीके से समूहवाचक संज्ञा की तरह दिखाया गया, क्यों, क्योंकि क्लास आ गया, क्लास आ गया तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मिलकर काम कर रहा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा बच्चा, हैज आ जाएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आ जाएगा, और आपका उत्तर 100% सही बन जाएगा। बदलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। द प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है बच्चा, ध्यान से पढ़िए, सवाल बहुत इजी है, जल्दी से हम 3 सवाल और करेंगे, अभी 3 क्वेश्चन और करेंगे अभी। हरी अप, बहुत शानदार। सवाल है प्राइम मिनिस्टर, सब्जेक्ट 1 है, अलोंग विद कनेक्टर है, हिज अटेंडेंस सब्जेक्ट नंबर 2 है, अटेंडेंस प्लूरल है, आर आ जाएगा, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, आर कमिंग टुमारो, कल आ रहे हैं, किस लिए, टू एड्रेस द सेंसेशनल एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ टेररिज्म, बात करने आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नो एरर, इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पीडीएफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पीडीएफ देंगे आपको, मिल जाएगी, नेक्स्ट क्लास संज्ञा पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक करते चले बच्चा, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, वीडियो लाइक नहीं करते, बैठ के सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट करना है बस, जल्दी से ऐसे उठाना है और लाइक बटन दबाना है, जल्दी से एक बार लाइक कीजिए ताकि इस क्वेश्चन का आंसर कर सके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें 90% बच्चे फंसेंगे। अगली क्लास नाउन, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। आंसर टैली करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने, गड़बड़ी कर रहे हो, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है। सवाल क्या है भाई, देखते हैं। सबसे पहला सवाल है द रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट हमारे पास सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है। किसकी रिक्वेस्ट है, ये आपके पास में एक पूरा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ये पार्टिटिव है, ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, रिक्वेस्ट है पॉलिटिकल लीडर्स की, एक पॉइंट हो गया। दैट का प्रयोग हुआ, क्या रिक्वेस्ट है इसको डिफाइन करने के लिए दैट आया। ये सब्जेक्ट के लिए अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, एक बीच में कंपाउंड सेंटेंस जोड़ा गया दैट, दैट के बाद में आया बिल, बिल हमारे पास अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट है बिल रिगार्डिंग द विमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट शुड नॉट बी पास्ड, बिल पास नहीं होना चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक रिक्वेस्ट थी पॉलिटिकल लीडर्स की, बिल पास नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आया यहां पर, तो यहां पर ये वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। मैंने बोला था ज्यादातर बच्चे गलत लिखेंगे, और गलत इसलिए लिखे क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया भाई। सबसे पहला सेंटेंस, दोबारा से इस नियम को समझिए, सब्जेक्ट है द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए पहला प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। किसकी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है पॉलिटिकल लीडर्स की। अब रिक्वेस्ट क्या है इस बात को डिफाइन करने की बात आई, यानी सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का नंबर ही नहीं आया, नंबर ही नहीं आया। दैट के बाद इन्होंने एक और डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लोज डाल दिया, इंडिपेंडेंट क्लोज डाल दिया कि भाई रिक्वेस्ट ये है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, बिल पास नहीं होना चाहिए। अब सब्जेक्ट के बाद बिल पास नहीं होना चाहिए, अब आ रही है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट। तो वर नहीं आएगा बच्चा जी, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, वॉज आ जाएगा। तो आज की क्लास का नाउन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक यहां पे समाप्त होता है। सब्जेक्ट
वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक समाप्त होता है। तो क्लास को ओवर करने से पहले एक बच्चे का आंसर है, पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया ज्योति, ध्यान दो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ लो भाई, सवाल समझ में आएगा। वैसे वीडियो दोबारा देख लेते तो समझ में आ जाता, पर कोई बात नहीं। यहां पे सवाल है प्राइम मिनिस्टर, ये एक सब्जेक्ट 1 है, अलॉन्ग विद कंजंक्शन है, कनेक्टर की तरह यहां पे यूज हो रहा है, दो वाक्यों को, जो शब्दों को जोड़ रहा है। सब्जेक्ट के बाद में आया उसके अटेंडेंस, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 1 है प्राइम मिनिस्टर और अलॉन्ग विद के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 अटेंडेंस। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट 1 के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इज आ जाएगा। बस सिंपल सा पॉइंट है। इसके लिए ये वाले नियम की पीडीएफ दे रहा हूं, ये वाला नियम पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला मैंने क्या बोला था कि जब ऐसे सब्जेक्ट जुड़कर आते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो पहले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, इन कंजंक्शन से जुड़ा होगा तो पहला हेल्पिंग वर्ब फोकस होगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।